तो गाइस आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 38 और 39 के बारे में। और पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था किम शिन लोग अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए किम शिन खुद भी और अपने साथ के बंदों को भी इधर उधर वाली जगहों पे भेजता है ताकि वो लोग अपनी टीम में नए बंदे शामिल करवा सके जो उनकी ताकत को बढ़ाएं, जिससे किम शिन लोगों को मदद मिले कासल से फाइट करने की। वैसे भी कासल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के नाम पे मानवा का नाम रखा गया है। किम शिन के बाप और टीचर को कासल ऑर्गेनाइजेशन ने ही मारा था। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं किम शिन के साथ का येशुल आ रखा होता है चैनॉन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए ताकि वो उसे किम शिन की टीम में शामिल करवा सके। और ये चैनॉन वाला दोस्त और कोई नहीं बल्कि होता है गो एल्वा, जो कि है वैंग डैम का अंकल, जिसको हमने हाई क्लास मानवा में देखा था। येशुल को एल्वा के बंदों को पीटे हुए उसी के बार में थोड़ा सा ही समय बीता था। इतने में ही गो एल्वा वहाँ पे आ जाता है और येशुल को पहचान जाता है। फाइनली अब एल्वा के लोगों को भी यकीन हो चुका होता है ये बंदा सच में हमारे बॉस का दोस्त है। लेकिन एल्वा येशुल को देख के अभी कुछ ज्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं दे रहा होता, बस कहता है तो तुम अब चैनॉन आ ही गए हो तो यहाँ जितना मर्जी उतना मजे करो, तुम दारू जितनी मर्जी पी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत सारे काम है। बारटेंडर, इसको सबसे अच्छी वाली ड्रिंक पिलाना। एल्वा यहाँ से जा ही रहा होता है, इतने में येशुल कहता है सच में तो कितना दिखावा करता है, या तो सच में बहुत ज्यादा बिजी है अपने काम में। मैं येशुल ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और वो ये है जिस गो एल्वा को मैं जानता हूँ वो तब भी अपना मुंह बंद नहीं करता जब उसकी गर्दन में चाकू लगा दिया जाए। तो जैसे ही जेल से छूटा था तो बार बार मेरी नर्सरी में आता रहता था, है ना? तुझे क्या लगा था गो एल्वा मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाई जाती है येसुल की नर्सरी। यहाँ हमें बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आ रही होती हैं और एक बच्चा बोल रहा था कि अभी अभी यहाँ पे मैंने एक बंदा देखा था जो यहाँ पे कुछ डब्बे छोड़ के गया जो बिल्कुल डायरेक्टर की तरह लग रहा था। वो डायरेक्टर येशुल की ही तरह लंबा चौड़ा था, बस उसके बाल घुंघराले थे। येशुल उन डब्बों के पास जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ कदमों के निशान दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली वो कदमों के निशान गो एल्वा के ही थे, जो कि चुपचाप से वहाँ पे ये फलों के डब्बे छोड़ के निकल रहा होता है। उसका ड्राइवर उसको कहता है बॉस, आपने तो कहा था आपको किसी से मिलना है, हम इतना दूर से इस इंसान से मिलने यहाँ पे आए हैं, क्या आपको पूरा यकीन है हमें बिना मिले चले जाना चाहिए? एल्वा जवाब देता है हमारा जाना ठीक रहेगा, वैसे भी उसका सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है, वैसे भी अब हम लोग उतना करीब नहीं जितना पहले हुआ करते थे। ये कह के एल्वा यहाँ से चला जाता है और जाते जाते सिर्फ एक और बात कहता है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ तेरी जिंदगी अच्छे से चले। कुल मिला के एल्वा भी यहाँ पे ये सोच रहा है कि शायद येशुल अब उसको भाव भी नहीं डालेगा। और रियल लाइफ में भी यही होता है, हम अपने किसी दोस्त या फिर चाहने वाले से बात नहीं करते ये सोच के कि शायद वो तो हमें मतलब नजरअंदाज कर देगा जानबूझकर। लेकिन हर बार ये चीज सच नहीं होती, कभी कभी हो सकती है और एल्वा के केस में ये चीज सच नहीं है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे येशुल एल्वा को कहता है जिंदगी में ऐसे बहुत वक्त आते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, और जब ऐसे वक्त आते हैं तो ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वो ऐसे ही हार मान के अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरा भाई एल्वा ऐसा नहीं है। वो कभी भी इतना कायर नहीं हो सकता, वो कभी भी बहाने बना के अपनी मुसीबतों से नहीं भाग सकता जैसे कि वो अभी भाग रहा है। अगर तुम सच में ऐसे बन चुके हो तो जिस एल्वा को मैं जानता था वो बहुत पहले मर चुका है। एल्वा को भी ये सब कुछ सुन के बुरा सा लग रहा होता है, उसको देख के लग रहा है जैसे वो मजबूर सा है। येशुल पीछे से एल्वा के और ज्यादा करीब आ जाता है। एल्वा का बॉडीगार्ड थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन येशुल एल्वा के कंधे में हाथ रख के कहता है चल भाई, साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, हमने जेल में इसके काफी सपने देखे थे। और देखो यार, एल्वा के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अपने दोस्त से ठीक से मतलब मिल नहीं रहा था। इसका कनेक्शन हाई क्लास मानवा से है, मतलब कि हाई क्लास मानवा में जब वैंग डैम के फादर मर जाते हैं तो शायद एल्वा को वहाँ से बहुत बड़ा सदमा सा कुछ लगा है। मतलब जो दर्द हाई क्लास मानवा के वैंग डैम ने सहा है, कहीं ना कहीं उसका कुछ % दर्द एल्वा ने भी सहा होगा। लेकिन अभी ये दोनों मस्त ड्रिंक करते करते आपस में बात करते हैं और एल्वा येशुल को कहता है मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ करना, मैं भी इस दुनिया में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं नए सिरे से जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बॉस वैंग डॉग पिल जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, मुझे उनके लिए इसी तरीके से जीते रहना पड़ेगा अपने भाइयों के साथ। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता तो तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैं अभी हूँ। खैर छोड़ो और बताओ तुम्हारा नर्सरी का काम कैसा चल रहा है? येशुल कहता है एक्चुअली एल्वा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने जरूर कासल के बारे में तो सुना ही होगा। कासल का नाम सुनते ही एल्वा को एक झटका सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैंग डॉग पिल की मौत के पीछे कासल का भी हाथ हो सकता है या फिर कासल के किसी बंदे का हाथ। और ये बात भले ही वैंग डैम को नहीं पता होगी, लेकिन ये बात एल्वा को पता होगी। येशुल बोलना कंटिन्यू रखता है मेरे पास नर्सरी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, मुझे उनकी मदद करके काफी अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मैं उनके सपने पूरे करूँ, उनको जो चाहिए सब कुछ उनकी ख्वाहिशें पूरी करूँ, लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितने भी अच्छे काम करूँ,
वो उस चीज को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं जिस चीज की रक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो मैंने हार मान ली। मैं डर गया था, मैं रुक गया। एल्वा येशुल से पूछ रहा होता है, आखिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? लेकिन येशुल टेबल में वोडका का गिलास पटकते हुए कहता है, लेकिन फिर एल्वा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो एक टूटते तारे की तरह मेरे सामने आया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे सामने प्रस्ताव रखा कासल को साथ में मिलकर तबाह करने का। भले ही अभी मेरी बातें सुन के तुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई पागल कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन मैंने वो मौका जाने नहीं दिया। इसके बाद एल्वा कहता है, भाई, मेरे बॉस वैंग डॉग पिल का डेजॉन वाला काम उन लोगों से संबंध रखता है और उन्हीं हरामजादों की वजह से हमारा डेजॉन का पूरा परिवार बिखर चुका है। इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर बात कासल की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तू यहाँ पे 100 रुपए देके किसी को भी पूछ ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा अगर मैंने बोल दिया। वैसे भी तू यहाँ पे आया है मेरी मदद मांगने के लिए, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। शुक्रिया एल्वा, मैं जानता था मैं तेरे ऊपर यकीन कर सकता हूँ। लेकिन भाई मैं एक बात सोच रहा हूँ, वो बंदा कौन है जिसने तेरा मन बना दिया कासल से लड़ने के लिए? येशुल एक स्माइल के साथ कहता है, वो एक बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, मैं तुझे कभी ना कभी उससे मिलाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है तुझे उसके साथ एक मुकाबला करने में मजा आएगा। तो खैर इन सारी चीजों का यही मतलब है कि एल्वा किम शिन लोगों की मदद करेगा। लेकिन किम शिन ने वूजिन को भी भेजा है कुछ काम करने के लिए, और वूजिन ने जाते जाते शिन से कहा था कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम शोमिन का ध्यान रखना। लेकिन इतने में ही किम शिन उसको रोक के एक मेडल जैसी चीज देते हुए कहता है, रुक जा, इसे अपने साथ ले जा, तुझे बैलरीनो क्लब जाना है, वहाँ पे मेडवेडी से मिलियो। अगर तू मेडवेडी को यह दिखाएगा तो मेडवेडी तेरी हर चीज में मदद करेगा। दरअसल वूजिन को ताकतवर बनना है, इसलिए वो आ चुका होता है रशिया व्लादिवोस्तोक शहर में। लेकिन यहाँ आने से पहले किम शिन ने उसको एक और बात कही थी, क्योंकि तू वहाँ पहली बार जा रहा है, इसलिए मैंने किसी को कहा है तुझे गाइड करने के लिए। एक पीले बालों वाली औरत जिसका नाम लीसा है, वो तुझे लेने आएगी। वो जितनी दिखती है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसके ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करियो। और प्रेजेंट मोमेंट में वूजिन के सामने लीसा अपनी कार में आ चुकी होती है। वूजिन चुपचाप से कार में बैठ जाता है और लीसा कार चलाते हुए कहती है, तो तुम रशिया में पहली बार आ रहे हो, है ना? हाँ, सही कहा। तो तुम यहाँ से सीधा मेरे साथ होटल के कमरे में चलना चाहोगे या फिर कोई ऐसी खास जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो? वूजिन को क्योंकि अपने मास्टर की मौत का बदला लेना है जिसकी अभी उसे याद आ रही होती है, इसलिए वो इसके साथ होटल के कमरे में जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और साथ में ही किम शिन ने भी कहा था इससे दूर रहना है, इसलिए वूजिन सीरियस होकर कहता है, मुझे क्लब बैलरीनो जाना है, वहाँ पे मुझे मेडवेडी नाम के बंदे से मिलना है। लीसा एक स्माइल के साथ अपने मन में कहती है, अमोल त्याग्रो, तुमने काफी सख्त लौंडा भेजा है। इसके बाद ये दोनों क्लब बैलरीनो पहुंचते हैं, जो नाम से तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सा लग रहा होता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ हर रात को केज फाइट होती है, यानी कि हर रात को खून बहाया जाता है। और जो भी लोग इस क्लब में आते हैं वो दो ही वजहों से आते हैं। पहली वजह यह है कि लोगों को पैसा कमाना है, दूसरी वजह यह है कि लोगों को पावर चाहिए। और मेरे हिसाब से वूजिन यहाँ पे पावर के लिए आया है। ये दोनों मेडवेडी के ऑफिस तक पहुंच चुके होते हैं और मेडवेडी लीसा को कहता है, लीसा, आजकल तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही आ रही हो, क्या चल रहा है? मेरे साथ जो बंदा है इसका नाम है पी वूजिन, ये कोरिया से आया है। दरअसल ये इंसान तुमसे मिलना चाहता था। मेडवेडी बिना उसकी तरफ देख के ही कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले ही सारे फाइटर्स की लिस्ट भर चुकी है। वूजिन किम शिन का दिया हुआ लॉकेट निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ रखता है। बस इतना ही देख के यहाँ का गार्ड अपनी गन लोड कर देता है गोली मारने के लिए। लेकिन वूजिन अपनी जेब से निकालता है किम शिन का दिया हुआ मेडल और कहता है, मैं किम शिन से भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये मेडल देख के मेडवेडी की थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ती है और कहता है, क्या किम शिन, क्या ये अमोल त्याग्रो से रिलेटेड है? दरअसल किम शिन अमोल त्याग्रो का असली नाम है। ये सुन के मेडवेडी को बहुत मजा आता है और कहता है, ये पागलपन है, ये वही मेडल है जो मैंने अमोल त्याग्रो को दिया था। इसमें जो बना हुआ है उसका मतलब है नो लाइट। मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पास क्यों है, लेकिन अगर ये तुम्हारे पास है तो इसका मतलब तुम इसके लायक हो। लेकिन मैं कोई भगवान नहीं जो तुम्हें अचानक से ही बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूं। मेडवेडी इससे मेडल छीन लेता है और कहता है, अगर तू सच में अमोल त्याग्रो से आगे निकलना चाहता है तो पहले ये साबित कर कि तू उस केज के अंदर जिंदा रह सकता है। आज रात को तेरी केज फाइट होने वाली है। इसके अगले ही सीन में रात भी हो चुकी होती है और केज फाइट बस स्टार्ट होने ही वाली होती है। जो बंदा वूजिन से फाइट करने वाला है उसका नाम है इनएस्केपेबल बासिल, जिसकी हाइट 190 सेंटीमीटर है और वेट 97 केजी है। दूसरी तरफ वूजिन की वेट क्लास इससे बिल्कुल अलग है। वूजिन की हाइट 184 सेंटीमीटर और वेट 82 केजी। और मेडवेडी और लीसा दूर खड़े होकर इस फाइट के मजे लेने के लिए तैयार होते हैं।
तो खैर फाइट बस शुरू होने ही वाली होती है और यहाँ पे दोनों फाइटर्स के ऊपर सट्टे लग चुके होते हैं। यहाँ पे जितनी भी आवाजें आ रही होती है बस यही आ रही होती है कि उन्होंने बासिल के ऊपर अपना सारा पैसा लगाया है। वैसे भी बासिल पिछली लगातार काफी सारी फाइट्स जीतता आ रहा है और एक सफाई करने वाला लौंडा वैसे जो जिसका काम सफाई करना है लेकिन वो भी फाइट देखना चाहता है, इसलिए बाल्टी वाल्टी छोड़ के कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ रहा होता है फाइट देखने के लिए। लेकिन कुछ लोग फाइट शुरू होने से पहले आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? 4 साल पहले यहाँ पे एक एशियन बंदा आया था जिसने यहाँ के सारे कंटेस्टेंट को हरा दिया था। क्या तुम्हें लगता है ऐसा यहाँ पे दोबारा भी हो सकता है? लेकिन दूसरा बंदा कहता है चुपचाप से बासिल के ऊपर पैसा लगा और पैसा जीत जाता कि अपना पेट भर सके। और जिस एशियन की ये बात कर रहे हैं उसके बारे में सुन के पीछे बैठा हुआ लौंडा अपने मन में कहता है ये लोग यहाँ पे किंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 4 साल पहले यहाँ पे कोई किंग नाम का बंदा आया होगा जिसने यहाँ के सारे फाइटर्स को हरा दिया था, जो की एक एशियन था और कोरिया एशिया का ही हिस्सा है। इसलिए अब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हैं, आखिर वो किंग नाम का बंदा कौन हो सकता है। तो खैर फाइट बस शुरू होने ही वाली होती है और वूजिन को मैडवेडी ने बताया था यहाँ के कोई रूल नहीं है, इसलिए जैसे मर्जी वैसे फाइट करो। इतने में ही बासिल वूजिन को इशारा करते हुए कहता है अबे ओए पीले बंदर, आखिर तू रशिया क्यों आया है? माफ करना अगर तू यहाँ पे पैसे कमाने आया है, क्योंकि हॉस्पिटल में अब तुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है तुझ जैसे बच्चों के हाथ पैर उखाड़ के उनकी चीखें सुनना। बासिल भागता हुआ वूजिन की तरफ आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वूजिन अचानक से इसके मुंह पे एक मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है। बासिल को समझ नहीं आता ये मुक्का उसके कब पड़ा। बासिल एक और मुक्का मारता है वूजिन के ऊपर, लेकिन वूजिन इसको डॉच करके एक और पंच मार देता है इसकी साइड रिब्स में और बासिल को कहता है ऐसे तो ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, अब तुझे सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले मैं तुझे हरा दूं। बासिल गाली देता हुआ इसके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है आखिर तूने सोचा भी कैसे कि तू जीत सकता है बे। और भागता हुआ वूजिन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वूजिन उसके हमले से डॉच करके उसके एक मुक्का बजा देता है। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ये जो बच्चा यहाँ पे फाइट देख रहा है साफ सफाई करने वाला, ना जाने की उसकी टोपी मुझे गैप्रियोंग किम की तरह लग रही है, लुकिसम वाले। मैडवेडी अभी फाइट को एनालाइज करते हुए कहता है बासिल एक एमेच्योर सैम्बो चैंपियन है, एक बार वो रिंग में मेरे ऊपर भारी पड़ा था, यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपने दुश्मन को रिंग में मार भी दिया था जान से। बासिल का ग्राउंड वर्क क्लब में काफी बेस्ट है। दूसरी तरफ बासिल वूजिन को पकड़ के जमीन में गिरा देता है और जमीन में ही वूजिन के मुंह पे पड़ता है एक घुटना। साथ ही में बासिल ने वूजिन को एक लॉक भी दे दिया होता है और उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वूजिन के अंदर भी काफी ताकत होती है, इसलिए बासिल उसके हाथ मोड़ नहीं पा रहा होता और उल्टा बासिल की बॉडी को उठा के ही जमीन में पटक देता है। लेकिन वूजिन को भी एहसास हो चुका होता है इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, ये ऐसे उसे नहीं छोड़ने वाला। जमीन में गिरने के बावजूद भी बासिल की पकड़ छोटी नहीं होती और वो वूजिन के हाथ में एक बार फिर से लॉक दे देता है और उसको कहता है फाइनली तू अब मेरे हाथ पे चढ़ चुका है, अब मैं तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा, इसमें काफी मजा आने वाला है। सफाई वाला लौंडा जो ये सब कुछ देख रहा होता है उसे वूजिन की चिंता होने लगती है। मैडवेडी को भी साफ दिखाई दे रहा होता है ये वूजिन नाम का बंदा हारने वाला है, इसलिए उसको लग रहा होता है क्या अमूल ट्यागरो ने यहाँ पे किसी गलत बंदे को भेज दिया है। लेकिन लीसा मैडवेडी को कहती है ऐसा नहीं है मैडवेडी, जरा उसकी आंखों में देखो, मुझे नहीं लगता वो बंदा हारने वाला है, ये बस एक शुरुआत है इसके बीस्ट बनने की। और इतने में ही वूजिन ने अपनी ताकत से मैडवेडी की बॉडी पूरी हवा में उठा दी होती है, जो की काफी खतरनाक बात है। यहाँ की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुशान का सीन, जहाँ पे जिंटे और किम शिन पहले से ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और इनसे मिलने क्रॉट और शायर आते हैं। क्रॉट वही बंदा है जिसको हमने पहले भी देखा था और दूसरा उसका बॉडीगार्ड है। जिंटे इनको देख के कहता है ये लोग लेट क्यों आए हैं, ये तो हमसे बड़े हैं ना उम्र में, उसके बावजूद भी लेट आए हैं। दरअसल किम शिन को क्रॉट से यहाँ पे जानकारी चाहिए और यही जानकारी देते हुए क्रॉट कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी मुझे कांटेक्ट करोगे। तो बात यह है जो कैंग मिनशंग की मुझे निशानियां मिली हैं वो यह है कि लास्ट टाइम उन्हें 2 साल पहले अपने साथी के साथ देखा गया था और उसी के बाद उनका खून हो गया था और इस सब के लिए जिम्मेदार है कासल। कैंग मिनशंग को मारने के प्रोसेस में कासल का भी बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ था। सुनने में ये भी आया है कासल की आधी टीम जो पाइथन के साथ थी कैंग मिनशन ने उनमें से आधों को साफ कर दिया था। क्या उन्होंने आधों को खत्म कर दिया था? ये उससे ज्यादा है जितना मैंने सोचा था। आखिर वो कितने ज्यादा ताकतवर थे? वेल, कैंग मिनशंग की भी कुछ लोगों ने मदद करी थी। वो इस्कारा के टॉप किलर्स के साथ थे और उन लोगों को कहा जाता था फिक्सर। हम वहाँ पे ठीक तरीके से छानबीन नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे हमें किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। ये बिल्कुल उसी वक्त की बात है जब अचानक से फिक्सर्स कहीं गायब हो गए थे। कैंग मिनशंग की मौत और फिक्सर्स के गायब होने की टाइमिंग एक ही थी। उसके बाद ऐसे बहुत कम लोग बचे थे जो कासल के खिलाफ जा सकते थे। तो इसके बाद तुम्हें उनकी आखिरी निशानी कहाँ मिली? मुझे नहीं लगता इस मामले में मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा क्योंकि दुश्मन जितना ज्यादा ताकतवर होता है कासल उतना ही ज्यादा बेताब हो जाता है। ये काफी अजीब बात है। बुद्धिस्ट ऑर्डर के सर्वाइवर्स ने कासल के सामने घुटने टेक के जीना चुना,
ना कि सम्मान से मरना। अगर तुम उनसे कभी मिलोगे तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कहते हुए क्रॉट ने किम शिन को एक लोकेशन दी होती है जो किसी क्वैक नाम के बंदे की है जो शायद से किसी तरीके से किम शिन की मदद कर पाएगा। दरअसल क्वैक जोंग ह्यून एक काफी ज्यादा ताकतवर बंदा था, लेकिन वो और उसका पूरा ग्रुप कासल से हार चुका है और बुशान का इस वक्त कोई भी ओनर नहीं है। और कासल वाले चाहे तो क्वैक जोंग ह्यून को ओनरशिप दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कासल के अंडर में एक मोरी इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी आती है और कासल अगर बुशान को किसी को सौंपेगी तो वो वही होंगे। और ये जो मोरी गैंग का लीडर है वो एक याकुजा है जापान का जो काफी ज्यादा फेमस और हरामी है। अभी क्रॉट किम शिन को एक बंदे की फोटो भी दिखाता है जिसने क्वैक जोंग ह्यून को धोखा दिया था और ये भी अब मोरी इन्वेस्टमेंट वाले बंदों के साथ जाके मिल चुका है। साथ में किम शिन के दुश्मनों की लिस्ट में 20 साल की उम्र वाले कुछ लौंडे भी हैं। इन लौंडों का जो लीडर है इसको कहा जाता है बुशान किड। तो खैर यहाँ के बारे में क्रॉट किम शिन को बस इतनी ही जानकारी दे सकता था। उसने किम शिन को सब बता दिया है कि यहाँ पे उसके कौन कौन दुश्मन है और जिसको वो ढूंढ रहा है वो कहाँ पे है और उस तक पहुँचने के लिए किम शिन को काफी सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से जाते हुए क्रॉट का गार्ड क्रॉट से पूछता है कि आखिर तुमने किम शिन को ये क्यों नहीं बताया कि पाइथन भी अब जंग करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन क्रॉट को इस कारण से परमिशन नहीं है किम शिन को ये बताने की, इसलिए उसने नहीं बताया। इतने में ही क्रॉट के बगल से दो बंदे निकलते हैं जिनमें से एक बंदा बहुत तेज कॉल पे बात कर रहा होता है। क्रॉट को लगता है उसने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है और वो पहचान भी जाता है, लेकिन जानबूझ के उसको इग्नोर करके आगे निकल जाता है क्योंकि क्रॉट कोई भी लफड़ा नहीं चाहता। क्रॉट इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं जो बंदा कॉल पे बात करता हुआ जा रहा होता है कॉल कट करता है और कहता है वो बूढ़ा भी सच में एक परेशानी है। वो बूढ़ा भी नहीं होता और ज्यादा जब देखो बोलता रहता है कि मैं बहुत तेज बात करता हूँ। काफी ज्यादा बेकार फील कर रहा हूँ। इस बेकार सी बूढ़ी बॉडी से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं। ओए चला शोना चलते हैं। शोना आपको पता होगा नहाने वाली जगह होती है जहाँ पे जापान और कोरिया जैसी कंट्री में स्टीम बात किया जाता है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है ओडो हुआ और जिस मोरी इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था ये उसका 2nd नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है जो कि एक याकुजा है यानागावा कुमी जगह का। और सिर्फ इतना ही नहीं, कासल के जो 10 रिप्रेजेंटेटिव है ये उनमें से एक है, यानी कि कासल का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो खैर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ये चीज मुझे भी शो करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस वाली मानवा को जल्दी जल्दी अपलोड करने की। ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।